हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये आया कहाँ से, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आइडिया है वो आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स ये कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है, -7 = 5। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, एक वेरिएबल है और ये क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर का मतलब है एक्स का जो घात है या डिग्री है, उसकी वजह से हम इसको लीनियर बोलते हैं। अगर इसका एक्स का घात 1 है या बोलेंगे कि एक्स का डिग्री अगर 1 है तो ये लीनियर होता है, और अगर डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना। x = 12 आया तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। इन केस कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो एक वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आता है। बेसिकली वहाँ पर 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर a b c ये हमारे क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं जहाँ पर a नॉन जीरो होता है। ये नॉन जीरो इसलिए होता है क्योंकि अगर a ही जीरो हो जाएगा तो फिर x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसीलिए a नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, x = -b ± और स्क्वायर रूट b² - 4ac / 2a। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं √d / 2a, जहाँ पर जो d है वो ये है b² - 4ac। अब यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है d b² - 4ac, b² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज पॉजिटिव होगा, उस केस में इसका रियल सॉल्यूशन आता है। दूसरा में है कि अगर d यानी कि b² - 4ac = 0 है तो इसमें भी रियल सॉल्यूशन आता है, बट एक ही सॉल्यूशन आता है। फर्स्ट वाले केस में 2 सॉल्यूशन, इसमें एक। तीसरा केस आता है जिसमें d = b² - 4ac, ये हो जाता है नेगेटिव, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव। यहाँ पर हो जाता है प्रॉब्लम। ग्राफ के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा हमारा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला क्या होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप जानिए कि इसका जो कर्व है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काट रहा है, तो जहां जहां पर ये कट करता है ना एक्स का, वही वैल्यू इसका 2 सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन उतना ही आ सकता है मैक्सिमम जितना कि इक्वेशन का डिग्री होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो तो 2 होता है, 2 होता है तो मैक्सिमम 2 ही रियल सॉल्यूशन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये चीज पॉजिटिव हो रहा है, और इस केस में इसका 2 सॉल्यूशन आता है। 2 जगह पर ये इसका ग्राफ कट करता है, यही 2
एक्स का जो वैल्यू होता है वो सॉल्यूशन होता है इसका। इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि ये अपवर्ड ही जाए, ग्राफ ये ऐसे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहला वाला जो केस था उसमें ये पॉजिटिव होता है, और ये जब डाउनवर्ड ग्राफ बनता है इसमें हमारा ये नेगेटिव होता है। ठीक है। दूसरा केस है जब डिस्क्रिमिनांट जीरो हो, तो इस केस में क्या होता है पता है, जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, बस छू करके निकल जाता है। छूता है जिस जगह पर, तो एक्स का जो वो वैल्यू होता है ना, वही इसका रूट कहलाता है। और क्योंकि यहाँ पर एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इसके सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी इसका रूट आता है या जो सॉल्यूशन आता है वो डबल होता है, यानी कि रिपीटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू सी कोई रूट है, और सी नहीं लेते हैं, p ले लेते हैं, ठीक है, p कोई रूट है, तो ये x इक्वल टू p और p 2 बार आएगा, ठीक है, 2 सॉल्यूशन आएगा, मतलब रिपीटेड हो जाता है रूट। तीसरा हमारा जो केस है जिसमें ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव है। इस केस में जो ग्राफ आता है ना वो कुछ इस तरीके से आ सकता है, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है। अब अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। कट करने का मतलब उस जगह पर इसका वैल्यू जीरो होना। तो ये कट नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि रियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा इस केस में। जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो इस केस में कोई भी रियल नंबर नहीं मिलता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। तो क्या इसका ये मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इस केस में? ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन होता है इस केस में भी, बट वो रियल ना होकर के क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसको हम जानेंगे। तो इसका जो आइडिया है वो एक्चुअली आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ही, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एक्सटेंशन है रियल नंबर सिस्टम का ही। ठीक है। क्या है ये? एक्सटेंशन है रियल नंबर सिस्टम का। complex number is an extension of real number system। ठीक है। ये दो पार्ट से मिल करके बनता है। वो क्या क्या होते हैं उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये आया कैसे। एक फेमस इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पर जो एक्स वाला टर्म है वो मिसिंग है। बेसिकली हमारा फॉर्मेट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। तो बी एक्स जो है यहाँ पर एक्स वाला टर्म वो यहाँ पर मिसिंग है, हमारा जो ये है एग्जाम्पल उसमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1 कह सकते हैं, और सी का वैल्यू भी 1 है, बी इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन जब निकालने की कोशिश की गई, इसका सॉल्यूशन जब निकालने की कोशिश की गई तो यहाँ पर देखा गया कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। आप जानते हैं एक्स रियल नंबर क्या होते हैं, ये 0 और इधर के जो नंबर होते हैं राइट साइड ये सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, इंक्लूडिंग इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे। तो अगर कोई नंबर 0 है तो उसका स्क्वायर करने पर आपको 0 ही मिलेगा। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिलेगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है
तो इसका स्क्वायर करके फिर से वो पॉजिटिव बन जाता है। तो अब बताइए ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या कोई रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? हम जानते हैं किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं वो तो नॉन नेगेटिव हो जाता है। 0 का स्क्वायर करने पर तो 0, ये भी नॉन नेगेटिव है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव नहीं रहता है ना। पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब वापस पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर देखा गया कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ से एक अवधारणा निकली कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। फिर स्क्वायर को जब राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -1। अब ये चीज तो डिफाइन नहीं था उस समय। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होता है, फॉर सपोज अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट आता है 2, 6 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर अंदर नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर एक आइडिया रखा गया कि क्या हो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब इमेजिन किया गया इसे एज ए नंबर। ठीक है, इस यहाँ पर इमेजिनेशन किया गया, इसको एक नंबर माना गया और इसी को बोला गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर -1, इसको इमेजिनरी नंबर माना गया, इमेजिन किया गया और इसी को डिनोट किया गया आई से। इसे बोलते हैं आयोटा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम आई का स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और ये जो आई है, आई का वैल्यू माइनस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1, यही सॉल्यूशन होता है इसका। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली यही से हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इमेजिनेशन किया गया, इसको ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इस नंबर को इमेजिन किया गया, इसका नाम रखा गया कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसे डिनोट किया गया आयोटा से। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर -4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे। तो यही आइडिया लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वहां से हम i को कैसे सेपरेट कर पाएंगे। अगर ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए -3 है, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 3 और -1 को अलग, तो ये बन जाएगा √3 और i अलग। i यहाँ पर क्या है, i है स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो इस इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करने का जो पर्पस था वो यही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना थर्ड केस के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट और सेकेंड वाला तो पहले से पता था कि 2 रियल रूट होते हैं, एक में रिपीटेड रूट होता है रियल, तीसरा वाला में पता नहीं था। तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ही इसे इमेजिनेशन किया गया, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। अब जब ये पता चल गया, जब ये अवधारणा बनाई गई कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम इमेजिनरी नंबर मानेंगे, उससे i से डिनोट करेंगे, अब ये काम आसान हो जाता है।
अब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है, भले वो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। अब हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अभी तो हमने जाना कि इमेजिनरी नंबर क्या है, रियल नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं, भली भांति परिचित है कि रियल नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर मैंने अभी आपको बता दिया, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पहले हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को डिनोट किया एक सिंबल आई से जिसका नाम है आयोटा। तो इससे ये होता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। सो आई यहाँ पर सॉल्यूशन है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है a प्लस आई बी, जहां पर a और b दोनों ही रियल नंबर होते हैं, लेकिन ये जो i होता है ना, ये होता है इमेजिनरी। ठीक है, ये होता है इमेजिनरी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये दो रियल नंबर और दूसरे रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर मिल करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे 2 प्लस i3, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर 2 और 3 जो है ये दोनों ही रियल नंबर है ना, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, लेकिन 3 के साथ आई लगा है। आई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो 9 होगा, और क्योंकि आई है तो -9। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं इस नंबर को। ठीक है, इसका स्वरूप हमने बदल दिया। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर 2 और 3 ये दोनों ही रियल नंबर है, आई इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे -1 और √3 ये दोनों ही रियल है, आई हमारा क्या है, इमेजिनरी है। उसी तरीके से ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल z से, और सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ये क्या है, एक्सटेंशन है रियल नंबर सिस्टम का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कहलाता है रियल एंड दूसरा पार्ट कहलाता है इमेजिनरी। जानते हैं इसको। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी, यहाँ पर a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल z से। अभी बताया मैंने, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या किया, a प्लस आई बी को स्मॉल z से डिनोट किया। z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर a और b दोनों ही रियल है, बट b के साथ लगा है आयोटा, जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसीलिए a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करते हैं आर ई ऑफ z। उसी तरीके से b क्या है, b कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। b वैसे है रियल नंबर, a और b दोनों रियल नंबर है, लेकिन b कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, b अपने आप में रियल, बट इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ा होने के कारण वो बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। इसको डिनोट करते हैं आई एम या इमेजिनरी ऑफ जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देखिए, z इक्वल टू 2 प्लस i5, यहाँ पर जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 2, इमेजिनरी पार्ट है 5। सो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। क्यों, क्योंकि अगर z इक्वल टू 5 कोई रियल नंबर है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 प्लस i0। हमने तो ये कहा था ना कि z इक्वल टू a प्लस आई बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, जीरो भी तो हो सकता है। तो b अगर जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो बचेगा जो a सिर्फ रियल नंबर।
तो रियल नंबर को भी इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। रियल नंबर क्या है, देखा जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। जेड इक्वल टू 5 को हम 5 प्लस आई जीरो ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए जेड इक्वल टू 5 ये रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। जेड इक्वल टू 0 इसको 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी या इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी बोल सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इक्वल कब होते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक को हम मान लेते हैं Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी आर called equal if A इक्वल टू सी, या फिर ऐसे कहें Z1 इक्वल टू Z2 ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी, है ना। Z1 और Z2 दोनों बराबर होंगे कब, जब ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी होगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बट यहाँ पर आगे क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं रियल और रियल, है ना। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंपोनेंट है रियल कंपोनेंट, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कंपोनेंट से सेम होना चाहिए, यानी कि ए बराबर सी होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से पहले का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट बराबर होना चाहिए, यानी कि बी और डी बराबर होना चाहिए, तब जाके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाते हैं। सो ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल कंपोनेंट रियल से सेम हो और इमेजिनरी इमेजिनरी से। तो A इक्वल टू सी होना चाहिए और B इक्वल टू डी होना चाहिए, तब जाके दो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आई बी और C प्लस आई डी बराबर होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। इफ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है 3 प्लस आई माइनस 6, where x and y are real number, then find the value of x and y। ठीक है, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बताया गया है, 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो इसका x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इक्वल है तो इसके कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे ना, यानी कि रियल वाला जो है वो रियल के ही बराबर होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के। तो बताओ कौन कौन सा ये बराबर होगा। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, पहले नंबर का, पहले नंबर का जो रियल पार्ट है वो 4x है, दूसरे का 3 है, यानी कि 4x इक्वल टू 3 होगा। फिर क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, पहले नंबर का 3x माइनस वाई है, दूसरे का माइनस 6, तो ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये नंबर बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। बराबर होने की कंडीशन यही है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। देयरफॉर 4x इक्वल टू 3 एंड
3x माइनस वाई इक्वल टू -6। तो यहाँ से क्या मिलता है, x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू 3x माइनस 6। 3 क्या, 3 इंटू एक्स की जगह पर 3/4 माइनस 6। ये होगा 24 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15/4 और ये विथ माइनस साइन। ओह, ये प्लस होगा। ठीक है, तो आंसर कुछ और आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 4 3, 3/4। ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल पाए क्वेश्चन की मदद से, जिसमें ये कह दिया था पहले ही कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसीलिए उसके कंपोनेंट इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जा कर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।